सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमारे साथ हैं यशवर्धन भैया। तो आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। रिसेंटली उन्होंने विसेंट टेक्नोलॉजी में प्लेसमेंट क्रैक करी है। तो आज हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस वो अपना शेयर करेंगे। तो चलते हैं भैया के इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू यार, थैंक यू इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट पे। और आई होप इससे काफ़ी लोगों को मदद होगी, हमारे जूनियर्स को और जो भी हैं जो देखेंगे प्लेसमेंट में उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हेलो गाइस, आई एम यशवर्धन त्यागी एंड आई एम फ्रॉम मेरठ, उत्तर प्रदेश, एंड currently I am doing my BTech from computer science and I am in 8th semester. During my BTech, I have learned various programming languages like C, C++, Java, and worked on various technologies like IntelliJ, Spring Boot, and Hibernate. Talking about my projects, I have done several projects in machine learning, including Twitter sentimental analysis and web API development, including Spring Boot, Hibernate, and TimeLeaf. Talking about my hobbies, I love dancing and I love doing swimming, and I do play basketball. ओके भैया, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप कंपनी के हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे जिसमें आपकी प्लेसमेंट हुई है। हाँ यार, देखो विसेंट टेक्नोलॉजी में थोड़ा हायरिंग थोड़ा टफ रहता है। तो पहले उन्होंने कोडिंग राउंड लिया था हमारा, और मेनली कंपनी जो आई थी वो जावा के लिए आई थी। तो जो कोडिंग क्वेश्चंस थे, तीन कोडिंग क्वेश्चंस थे। एक एसक्यूएल क्वेरी थी जो डेटाबेस से रिलेटेड थी, और एक कोड स्ट्रिक्टली जावा में ही लिखना था, उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं था लैंग्वेज चूज करने का। और एक क्वेश्चन आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते थे, जैसे सी, सी प्लस प्लस, कुछ भी। और उसके बाद यार उन्होंने कोडिंग के बाद एक रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट राउंड लिया था, उसमें कुछ बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। उसके बाद 3 टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे हमारे, तीनों 1-1 घंटे के हुए थे अराउंड। और तीनों में उन्होंने कोर सब्जेक्ट्स पूछे हमारे, लाइक OS, DBMS, कोडिंग, और जिसमें डेटा स्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड था, एल्गोरिदम इंक्लूडेड थी। डेटा स्ट्रक्चर में उनका मेनली जो फोकस था वो लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू और बाइनरी ट्री पे था। और काफ़ी उन्होंने बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछे, बेसिक एल्गोरिदम्स पूछी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और काफ़ी जो भी उन्होंने टॉपिक्स पूछे वो काफ़ी डिटेल में पूछे, इन डेप्थ, ये जानने के लिए कि जस्ट आपको कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है किसी टॉपिक की, आपको डीप में हर चीज़ का पता है कि एक्चुअली हाउ इज इट वर्किंग। तो ये ऐसा कुछ हुआ था। लास्ट इंटरव्यू जो हुआ था मेरा वो टेक्निकल प्लस HR था, जिसमें वो एक सरप्राइज राउंड कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो मेनली ये चेक करने के लिए था कि जब आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए जो आपको नहीं पता है उसके बारे में, अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिससे आप फेमिलियर नहीं है, तो आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है। तो हमें लगा था कि यार वो ये भी बाकी 2 राउंड की तरह टेक्निकल ही होगा, हमसे कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे पजल सॉल्व करवाई कि एक केक है, उसको 3 कट में 8 पीसेस में इक्वल करना है, ऐसा कुछ। और जार मग एक प्रॉब्लम होती है, काफ़ी फेमस है वो पजल में। तो उन्होंने ऐसे मुझसे पूछा, और ऐसा वो चेक करना चाहते थे कैंडिडेट्स के साथ कि जब उनको एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में डाला जाए तो उनका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं। तो उस पर काफ़ी काम करना चाहिए। और मेनली मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए आपके, अगर आप अच्छी कंपनीज में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो दैट्स इट। तो फिर आपने इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करी थी प्लेसमेंट के लिए? प्रिपरेशन यार मैंने 3rd ईयर से ही स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन करनी। जो आपके 3rd ईयर में बीटेक के कंप्यूटर साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में फेमस सब्जेक्ट्स हैं और इससे पूछते हैं जो इंटरव्यूअर होता है। तो इस पे आपको 3rd ईयर से ही ऐसे पढ़ के, ऐसे इनको पढ़ना है, ऐसे लेके चलना है कि लाइक कि यही अभी कर लेते हैं सब कुछ अच्छे से, बाद में रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि। तो मैंने 3rd ईयर से इन पे अच्छे से करना शुरू कर दिया था। और कोडिंग में मैं कंसिस्टेंट रहता था, मतलब एक क्वेश्चन डेली कर लिया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन, जस्ट टू बी इन टच विद द कोडिंग। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर आप कोडिंग से ऐसे काफ़ी दिनों तक टच में ना रहे तो फिर वो
स्टार्ट से करना पड़ता है, फिर आप काफ़ी चीज़ें भूलने लग जाते हो, एल्गोरिथम्स याद नहीं रहती हैं, सिंटेक्स भूल जाते हैं। और जावा उनका मेन था यार, तो मैं सी प्लस प्लस में करता था वैसे तो कोडिंग, बट मैंने अपनी एक इंटर्नशिप करी थी थर्ड ईयर के एंड में, एक समर इंटर्नशिप करी थी जिसमें उन्होंने मुझ पर जावा पे काम करवाया था और जावा में मेरी ट्रेनिंग हुई थी, तो उसने काफ़ी मुझे हेल्प किया प्लेसमेंट के लिए। बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके थर्ड ईयर में हमें पढ़ाए जाते थे कंप्यूटर साइंस में, तो डेटा स्ट्रक्चर आपके कोर सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ये बहुत अच्छे से मैंने स्टार्टिंग से इनको कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा रोज़ करते थे, जैसे पढ़ाया कॉलेज में अच्छे से उसको किया, और बस एंड टाइम पे रिवाइज किया। और लीड कोड काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है कोडिंग करने के लिए, तो वो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो डीबीएमएस के लिए। और 30 डेज बैच होता है उनका, 30 डेज कोडिंग होता है, उसमें आपके बेसिक टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं, और ज़्यादा नहीं तो आपको दिन में सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो उससे आप कंसिस्टेंट भी रहते हैं और आपके सारे टॉपिक्स कवर भी हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लीड कोड प्लेटफॉर्म में सजेस्ट करूँगा, काफ़ी सही रहता है। अच्छा, तो भैया आपने प्रोजेक्ट किस टाइप के बनाए थे कि आपका रिज्यूमे वगैरह सेलेक्ट हो गया था, आप बताएंगे कुछ? हाँ यार देखो, काफ़ी ज़रूरी रहता है जब कंपनी कोई आती है तो पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखो कि वो क्या किस पोजीशन के लिए आई है, एनालिस्ट के लिए आई है, डेवलपर है, या जो भी है डेटा साइंस है, किस फील्ड, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो किस फील्ड के लिए आ रखी है आपके यहाँ। तो प्रोजेक्ट्स आपको हर फील्ड, जब आप एक इंजीनियर हैं तो आपको नहीं पता कि आप आगे जाके किस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले हैं, और जब आप 2 साल बाद 3 साल बाद कभी और कहीं काम करेंगे तो आप किस टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना पड़ जाए। तो आपको हर एक का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, हर एक का। एक कुछ चीज़ों पे आपकी कमांड होनी चाहिए, बट कुछ चीज़ों का आपको आइडिया, आपको हर एक चीज़ का होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, जो अपनी लेटेस्ट चल रही होती है। तो मैंने यार मशीन लर्निंग में भी बनाया था प्रोजेक्ट, ट्विटर सेंटिमेंटल एनालिसिस, और उसका बेसिक एक प्रोजेक्ट था वो, उसमें हमने मॉडल ट्रेन किया था डेटा सेट से, और जो बताता था कि आप जो भी ट्वीट्स करते हैं ट्विटर पे, उसके आपके सेंटिमेंट्स क्या हैं, मतलब आप पॉजिटिव ट्वीट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, या न्यूट्रल कर रहे हैं। और मैंने एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया था, बेसिक सा, जो फ्रंट एंड था, साइट एक अच्छा, मैंने काफ़ी अच्छा बनाया था एक, उससे मेरी वेब डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, वो उसमें कवर हो गई थी, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया था अपने रिज्यूमे में। और एक मैंने अपनी इंटर्नशिप, जैसे मैंने बताई थी, मैंने जावा में स्प्रिंग बूट पे काम किया था। तो स्प्रिंग बूट अभी काफ़ी फेमस टेक्नोलॉजी चल रही है IT इंडस्ट्री में। अगर आपको वेब APIs बनाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है जावा में, तो स्प्रिंग बूट इज़ ऑन द बूम। तो अगर वो आपने कर रखा है और कंपनी की नीड है, कंपनी जावा के लिए आ रखी है स्पेशली, तो फिर आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, अब अगर बात करें, जैसे आपने इंटर्नशिप करी है, तो इंटर्नशिप में कैसे कैसे प्रिपेयर करा था आपने, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? यार द की इज द कंसिस्टेंट यार, कंसिस्टेंसी इज द की। तो थर्ड ईयर में मैंने पहली इंटर्नशिप करी थी अपनी सैमसंग के साथ। सैमसंग एज अ रिसर्च इंटर्न था मैं वहाँ पे। तो उन्होंने जस्ट एक कोडिंग राउंड लिया था सैमसंग ने। उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस आए थे, और अगर आपके 2 हो जाते हैं 3 में से, तो यू विल गेट सिलेक्टेड। तो वो एक हुआ था मेरा राउंड, जिसमें मैंने वो हो गए थे, मेरे 2 सही हो गए थे कोडिंग क्वेश्चंस, और मैं सिलेक्ट हो गया था। तो मेरी पहली इंटर्नशिप ऐसे हुई थी। और काफ़ी इतने भी कोई टफ क्वेश्चंस नहीं आए थे, उन्होंने जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के ही पूछ रखे थे। तो जो हमें जो कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है, बिल्कुल उनका सिलेबस काफ़ी एक्यूरेट रहता है, मतलब उन्हें पता होता है किस टाइम पे क्या चीज़ पढ़ानी है। तो उस टाइम पे जो उन्होंने पढ़ाया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था वो अच्छे से, हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ते थे उसको। तो हमारा वो था कि हम ठीक है, कि हमें पता है, ठीक है, हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, जस्ट ये नहीं कि आप डेफिनेशंस पे फोकस करें, आप पता होना चाहिए। तो अगर आप कंसिस्टेंटली कर रहे हैं जो पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में, तो यू कैन ईजिली क्रैक द इंटर्नशिप। अच्छा, तो बेसिकली आपकी टेक डोमेन क्या थी? टेक डोमेन यार C++ कह सकते हो मेरी। C++ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर आता है, एम्बार्क कडेरो करके एक आता है सब सॉफ्टवेयर, उस पर मैंने थोड़े बहुत उसके ऐप्स बनाए थे C++ से। सबसे पहला ऐप मेरा कैलकुलेटर था बेसिक सा एक कैलकुलेटर बनाया था मैंने। तो
सी प्लस प्लस पे ही मैंने फोकस किया क्योंकि कोडिंग के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए मैं क्या कहूँगा कि सी प्लस प्लस इज़ द बेस्ट। बट आगे इंडस्ट्रीज में सी प्लस प्लस है, काफ़ी है, बट इतना बूम नहीं है, बूम ज़्यादा जावा का है। और जावा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, रोबस्ट है काफ़ी और एफिशिएंट भी है, एरर हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है उसमें, तो जावा को काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है आजकल इंडस्ट्री में। और जावा की नॉलेज होना भी ज़रूरी है क्योंकि सी प्लस प्लस भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट जावा उसका एक बहुत ही एडवांस वर्जन है और बहुत ही एफिशिएंट वे है उसको इम्प्लीमेंट करने का, और काफ़ी उससे हम रिलेट भी कर पाते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को। तो जावा मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। और अभी जो जूनियर्स हैं मेरे, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि जावा काफ़ी अच्छी है, तो अगर वो चाहें तो स्विच कर सकते हैं उस पर। जो विजन टेक्नोलॉजी में आपके इंटरव्यूज वगैरह हुए थे वो बेसिकली जावा बेस्ड है? हाँ, बेसिकली वो जावा बेस्ड थे। बेसिकली क्या था कि वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहते थे कि अगर आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो आपने किया या नहीं किया है सही में। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने जावा पे काम कर रखा है प्रोजेक्ट्स पे, तो उन्होंने मुझसे एक बेसिक से क्वेश्चंस पूछे काफ़ी कि अच्छा आपने कौन से वर्जन पे काम किया है जावा के। तो मैंने बताया इस वर्जन पे। तो उन्होंने पूछा कि पुराने और नए में क्या डिफरेंस है, जो नए वर्जन आए हैं जावा के उनमें क्या डिफरेंस है, क्या नई चीज़ है। तो मैंने बताया कि अच्छा ये नई चीज़ें हैं। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन आती है, आपने प्रोजेक्ट में इनमें से कुछ इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि आप नया वर्जन यूज़ कर रहे हो। पुराने ही कर लेते अगर आपने नए का कोई फीचर यूज़ नहीं किया है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने नए का कुछ फीचर यूज़ करे हैं, जैसे मैंने बोला था डेट एपीआई यूज़ किया है मैंने। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डेट की एपीआई लिख के दिखा दो मुझे 2 लाइन। तो मैं लिख ही रहा था, तो उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया कि ठीक है, हमें बस चेक करना था कि आपने सही में काम किया है या नहीं। तो हाँ, इंटरव्यू काफ़ी उन्होंने जावा पे उनका फोकस था। जावा में उन्होंने ऊप्स से काफ़ी कुछ पूछा, ऊप्स आपका, और मल्टी थ्रेडिंग काफ़ी पूछी जावा से। और ऊप्स था, मल्टी थ्रेडिंग थी, और कोडिंग ऊप्स के में इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन, ये काफ़ी कॉमन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन, ये काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं, काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स हैं, तो इनका आपको नॉलेज होनी चाहिए। काफ़ी उनका फोकस जावा पे ही था, जावा एंड डेटाबेस। अच्छा, डेटाबेस के बारे में क्या क्या पूछा उन्होंने? डेटाबेस में सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, तुमने प्रोजेक्ट बनाया तो तुमने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया था, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था। तो उनका मेन ये था कि अगर आप बोल रहे हो कोई चीज़ की मैंने करी है, तो क्या वो सही में करी है आपने, नहीं। तो वो उससे कॉमन क्वेश्चंस उठा के पूछते थे कि उन्होंने क्या किया है तुमने, ठीक है बताओ। तो मैंने बताया कि मैंने ठीक है, मैंने MySQL वर्कबेंच यूज़ किया था अपने स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट में। तो मैंने उन्हें बताया, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है यार, एक एक्सेल शीट खोल लो और उसमें टेबल बनाओ। और फिर उन्होंने मुझसे 2 टेबल बनवाए और फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग करनी स्टार्ट करी कि अगर मुझे ये डेटा चाहिए या फिर ये डेटा चाहिए, दोनों का मर्ज डेटा चाहिए, तो उसके लिए क्या क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, मुझे क्या क्या वेरियस क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, और उन्होंने मुझसे वो लिखवाई। तो और उन्होंने बेसिक जो कीवर्ड्स होते हैं आपके डेटाबेस में, लाइक डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप, काफ़ी, और ट्रिगर्स, स्टोर्ड प्रोसीजर्स, ये उन्होंने उस पर काफ़ी फोकस करा, और उनके बारे में भी काफ़ी उन्होंने पूछा मुझसे। भैया आप थोड़ा फिर कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, अपनी कैसी गई थी आपकी कॉलेज लाइफ? यार कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी। जैसे हमें पता ही है, हम देहरादून में रह रहे हैं यार, और देहरादून एक टूरिस्ट प्लेस है काफ़ी, और आसपास भी देहरादून के काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक मसूरी, धनौल्टी, टिहरी। तो फर्स्ट ईयर यार वाज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। काफ़ी हम लोग घूमे, इधर उधर जाते थे, फ्रेंड्स के साथ मसूरी जाते थे, स्नोफॉल भी हमने एक्सपीरियंस करी, धनौल्टी जाते थे, पहाड़ वहाड़ देखते थे। देहरादून में काफ़ी प्लेसेस भी हैं, हिडन वाटरफॉल्स, हमने वो सब एक्सप्लोर किया। बाकी जो मेरा अच्छा काफ़ी टाइम रहा है वो मेरा डांस में रहा है। तो कॉलेज की जो डांस सोसाइटी थी, द इनक्रेडिबल्स, मैं उसमें था स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट ईयर से ही, और अभी भी हूँ मैं। मेरा एंड ईयर आ गया है, तब भी मैं हूँ, अभी वाइस कैप्टन हूँ मैं उसका, इनक्रेडिबल्स का। और हमने यार अलग अलग कॉलेजेस में जाके हमने फेस्ट अटेंड करे,
ड्यूरिंग माई कॉलेज। और काफ़ी हमने अलग अलग जगह हम जीते, तो लास्ट DIT, SNUT और भी कई जगह। IIT रुड़की में हमने कॉलेज को रिप्रेजेंट करा, नेशनल फेस्ट होता है वहाँ पे थॉम्सो करके, फुटलूज में हमने पार्ट लिया और बैटल्स जीती हमने काफ़ी। तो काफ़ी अच्छा यार एक्सपोजर मिला मुझे वहाँ से, नए नए लोगों से मिलना, ट्रैवल करना साथ में, और बहुत ही अच्छी मेमोरीज रही यार कॉलेज में, मज़ा आया। तो एक्स्ट्रा करिकुलम यार रखना चाहिए, प्रायोरिटी हमेशा पता होनी चाहिए आपकी क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलम है या फिर पढ़ाई है जो आप करने आए हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे लिए तो पढ़ाई थी यार, क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो प्यार था अपना, तो प्रायोरिटी वो थी। और हॉबी एज अ हॉबी डांस था, और दोनों ही बैलेंस करके चलना था, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट आ जाता है आपको करना कि कब यार मेरे को ये हॉबी अपनी करनी है, क्योंकि मेरा फिक्स शेड्यूल था यार कि कॉलेज के बाद सीधा डांस 1.5 घंटा रोज। तो उससे आप फिट भी रहते हो काफ़ी, मतलब हर चीज़, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपके टाइमिंग सही रहते हैं, आप बिल्कुल मैनेज लाइफ रहती है, काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हो आप। तो डिसिप्लिन भी काफ़ी इज द की टू सक्सेस बोलते हैं, तो यार वो भी बहुत ज़रूरी है। आप जिम भी जाते थे उस टाइम पे? नहीं, उस टाइम पे मैं जिम नहीं जाता था यार, जिम मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, मैं काफ़ी पतला हो गया था। अच्छा, और अभी कंटिन्यू कर रहे हो? आप दोबारा कंटिन्यू किया है क्योंकि काफ़ी पतला हो गया हूँ दोबारा से। कितने घंटे कर लेते हो? जिम यार 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे? हाँ बढ़िया है, अगर इसी हिसाब से करते रहोगे तो 3 महीने में बढ़िया बॉडी बन जाएगी। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो आप लोग, कोई भी दिख जाएंगे आपको वहाँ मेरे गेन्स। यूजर नेम बता दो होता। आप अपना यूजर नेम दे दो। यूजर नेम दे दूंगा यार, डिस्क्रिप्शन में डाल देना मेरा यूजर नेम, ठीक है? बिल्कुल। ओके, यशवर्धन __त्यागी। ठीक है, तो भैया को सभी लोग फॉलो करेंगे। कुछ मेरठ के बारे में बता दो। क्या? मेरठ के बारे में? मेरठ यार, मेरठ पता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कई बार इंटरव्यूअर पूछता है कि तुम जहाँ से भी हो उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी बताओ, तो ये चीज़ हर मैं बता देता हूँ। ये चीज़ मैं हर किसी को बोलूंगा कि जहाँ के भी आप लोग हैं वहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई वहाँ का क्या खास है। तो मेरठ का क्या है यार, मेरठ एक्चुअली जो रावण था, सॉरी, जो रामायणा थी उसमें रावण की जो वाइफ थी, वो उसका घर था मेरठ। मेरठ एक्चुअली माया राष्ट्र बोलते थे पहले, और वो इवॉल्व होता होता माया राष्ट्र का मेरठ हो गया, वो इवॉल्व होता होता सेंचुरीज में। तो मेरठ काफी पुरानी सिटी है, और रिवोल्ट ऑफ 1857 जो सबसे पहला रिवोल्ट था ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो थोड़ा मेरठ वालों का पहले से थोड़ा हॉट ब्लडेड लोग हैं वहाँ के स्टार्टिंग से। अब क्या फेमस है मेरठ में? क्या अब क्या फेमस चल रहा है मेरठ में? अब फेमस क्या चल रहा है मेरठ में? वही चीजें चल रही है यार फेमस, जो हमेशा से रही है। फिलहाल जो फेमस चीज मेरठ में चल रही है वो है कि मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, और सबसे बड़ा ज्वेलर्स का मार्केट है। सबसे बड़ा ज्वेलर्स का इंडिया के अंदर? ज्वेलर्स का तो है ही, वहाँ पे सराफा है, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया जो है वो मेरठ ही है, स्पोर्ट्स सिटी। वहाँ पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया के, आपका सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर तो मैंने सामने से ही देखा है, मेरे घर के पीछे ही है स्पोर्ट्स मार्केट जो है। उनका जो शॉप्स तो है ही, पीछे उनके गोडाउन्स है, तो वो लोग स्पेशली गोडाउन्स पे जाते हैं और वहाँ जहाँ बनी रहे होते हैं बैट, वो वहीं से खरीदते हैं अपने हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, और अब जो उन्हें चाहिए होता है। ठीक है भैया, आप कुछ बताइए कॉलेज स्टूडेंट के लिए मैसेज, मतलब जिससे उनका टाइम वेस्ट ना हो, कि वो कैसे पार पे चले। मैं मैसेज दूंगा कि यू नेवर लूज, आइदर यू विन और यू लर्न। कभी हारते नहीं हो आप, या तो आप जीतते हो या फिर आप सीखते हो। तो सीखना कभी बंद मत करना यार, और डिसिप्लिन हमेशा रखना लाइफ में, मतलब एक टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा सीखना ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए ना, और अगर वो से आ जाती है तो फिर वो चैंपियन है सही। हार जीत तो चलती रहती है यार, बट द जर्नी इज ऑल अबाउट लर्निंग, तो वो ज़रूर जारी रखना, एक्सप्लोर करना। तो भैया थैंक यू हमारे सेशन में आने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस सुन के काफ़ी लोगों को नॉलेज मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपके एक
बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो ठीक है फिर, ओके मिलते हैं फिर नेक्स्ट थैंक यू यार, ओके थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच।